नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार प्रतिवर्ष देश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों का चयन करती है ताकि उनके कामकाज को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रोत्साहित कर उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की जा सके। वर्ष 2020 के लिए देश में 10 शीर्ष पुलिस थानों में छत्तीसगढ़ का कौन सा थाना शामिल है। ठीक, तो आपको पता होगा कि ये जो रैंकिंग है इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये रैंकिंग है क्या। चलिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस थानों की घोषणा। प्रविष्टि तिथि है 10 दिसंबर, प्रविष्टि तिथि है 3 दिसंबर 2020 की। भारत सरकार प्रतिवर्ष देश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों का चयन करती है ताकि उनके कामकाज को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करके उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की जा सके। वर्ष 2020 के लिए देश में 10 शीर्ष पुलिस थाने इस प्रकार है। तो इसमें सबसे पहला स्थान मिला था किसको? मणिपुर के थौबल जिला को। ठीक है, वहां पर एक थाना है जिसका नाम है नोंग पोसेक्मी। ठीक, इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक, तो आपको इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है। आपको प्रश्न में क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा थाना शामिल है, तो आप देख पा रहे हैं रैंक नंबर 4 में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के अंतर्गत भैया थाना जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भैया थान, सूरजपुर। चलिए, अगला प्रश्न है, राजगीर चिड़ियाघर सफारी किस राज्य में स्थित है? देखते हैं इसके बारे में। देखिए, राजगीर चिड़ियाघर सफारी नालंदा, बिहार। ठीक है, और शहीद अशफाक उल्ला खान प्राण उद्यान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में ये दोनों सफारी जो है, ठीक है, ये दोनों चिड़ियाघर जो है इसको प्रारंभ किया गया है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो राजगीर चिड़ियाघर सफारी जो है ये है आपका बिहार में, और शहीद अशफाक उल्ला खान उद्यान गोरखपुर, ठीक है, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, बेसिकली इन दोनों को आपको किस स्थान पर है यही याद रखना है। तो राजगीर जो है वो बिहार में है और शहीद अशफाक उल्ला खान उद्यान जो है ये कहां है? उत्तर प्रदेश में है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आपको प्रश्न में पूछा है राजगीर चिड़ियाघर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए कितनी धनराशि को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 1584 करोड़, 1684 करोड़, 2584 करोड़ या 3584 करोड़। ठीक, तो आपने आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में सुना होगा, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, जिसमें अपने देश के उद्यमियों को द्वारा, या यूं बोला जाए कि देश के जो कलाकार हैं, देश के जो रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं, उन पर आश्रित होने की बात कही जाती है, यानी उन्हीं से सामान खरीदने की बात जो है वो की जाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है ये क्या है। चलिए, आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत योजना ABRY को मंजूरी दी है। प्रविष्टि तिथि है 9 दिसंबर 2020 की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है। अब आता है आपका डेटा, जिसमें कहा है कि मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना अवधि, देखिए ये जो योजना है वो 2020 से लेकर 2023 तक चलेगी भाई। ठीक, तो इस पूरी अवधि के लिए कुल 22,810 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ठीक, तो याद रखिएगा, इस वित्तीय वर्ष के लिए बोलेगा तो कितना है? 1584 करोड़ रुपए। लेकिन अगर बोला जाए कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत, यानी 3.0 के तहत कितनी राशि को मंजूरी दी गई है, तो याद रखिएगा 22,810 करोड़ रुपए कुल इसमें व्यय करने की अनुमति मिल गई है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछा है मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1584 करोड़ रुपए। चलिए, अगला प्रश्न है, हनुकाह पर्व का संबंध किससे है?
ऑप्शन है आपके पास यहूदी धर्म से, पारसी धर्म से, इस्लाम से या बौद्ध धर्म से। तो याद रखिएगा हनुकाह पर्व जो है ये संबंधित है यहूदी पर्व से। अभी हाल ही में 10 दिसंबर के दिन इसको आयोजित किया गया था, ठीक है, 10 दिसंबर को ये मनाया गया था, ठीक, जिसमें प्रधानमंत्री ने इजराइल और जो अन्य यहूदी देश हैं उनको बधाई दी थी। देख लेते हैं उसको। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने इजराइल और यहूदी लोगों को हनुकाह पर्व की बधाई दी है, ठीक। तो याद रखिएगा हनुकाह पर्व किससे संबंधित है? यहूदी धर्म से। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला किस दिन रखी? ठीक है, इस प्रकार के फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न आप अमूमन देखते हैं एग्जाम में, ठीक। ऑप्शन है 10 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2020 या 25 दिसंबर 2020। तो याद रखिएगा नया संसद भवन जो है इसकी आधारशिला रखी गई है 10 दिसंबर 2020 को, ठीक। आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया, ठीक। प्रविष्टि तिथि है 10 दिसंबर 2020 की। चलिए अगला प्रश्न है, बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, डॉक्टर चंद्रशेखर अय्यर, डॉक्टर के संथानम या डॉक्टर एस विनायक। तो इसके बारे में जान लेते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं ब्राजील की डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को बीजगणितीय ज्यामिति में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 मिला, ठीक। एक महत्वपूर्ण फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है अगला, क्या कि डॉक्टर कैरोलिना युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार पाने वाली पहली गैर भारतीय है, ठीक है। पहला ऐसा व्यक्ति जिसको जो भारतीय नहीं है और उसको युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक। तो याद रखिएगा डॉक्टर कैरोलिना का संबंध किससे है? बीजगणितीय ज्यामिति से है और इनको इसी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, ठीक। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने इस फैक्ट का जिक्र किया है। चलिए आप देख पा रहे हैं जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन, ठीक। मुझे विनम्रता पूर्वक आपसे यह साझा करना है कि भारत न केवल पेरिस समझौते के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में है बल्कि वह अपेक्षाओं से अधिक उन्हें पार करने की राह में है। हमने 2005 के स्तर पर अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 21% तक कम कर दिया गया है, ठीक है। जो हम लोग की उत्सर्जन तीव्रता है वो 21% तक कम कर दी गई है। उत्सर्जन तीव्रता क्या होती है? जो हानिकारक गैस होते हैं जो एटमॉस्फेयर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं उनके उत्सर्जन में हमने कमी की है। कितनी कमी की है? 21% तक की कमी कर दी है। हमारी सौर क्षमता 2014 में 2.63 गीगावाट थी, ठीक है। अब 2020 में 36 गीगावाट हो गई है। 36 गीगावाट हमारी अभी अद्यतन स्थिति है ये, ठीक। भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला देश है। आप इस फैक्ट को याद रखिए कि भारत का स्थान क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले देशों में चौथा स्थान है, ठीक। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा, ठीक। एक और फैक्ट इससे याद रखिएगा कि अगर खाली सौर ऊर्जा की बात करता तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में हमारा देश तीसरे स्थान पर है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे नवीनीकरणीय ऊर्जा केवल सौर ऊर्जा थोड़ी होती है, पवन ऊर्जा भी आती है, जल विद्युत भी आता है, बायोमास एनर्जी आती है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी आती है, ठीक, बहुत सारी एनर्जीज हैं। लेकिन अगर खाली सौर ऊर्जा की बात करें तो तीसरा है और अगर नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो हमारा रैंक क्या है? चौथा है, ठीक। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 94, 95, 96 या 97। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा हुआ है रैंक इन 2020, कंट्री का नाम लिया है। 2000, 2006, 2012 और 2020 की स्थिति में
रैंक दिखाया गया है। ठीक, एब्सोल्यूट चेंज सिंस 2000, ठीक है, 2000 की स्थिति में कितना चेंज हुआ है ये बताया गया है। और परसेंटेज चेंज सिंस 2000, ठीक है, मतलब 2000 की स्थिति से अब तक कितना प्रतिशत वो चेंज हुआ है ये बताया गया। ठीक, तो बेसिकली ये इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, इनसे प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न आपका आता है यहां से, ठीक, हमारा देश और हमारे देश का रैंक। तो याद रखिएगा रैंक क्या है हमारा 94, ठीक है, भूखमरी सूचकांक में 94 नंबर पर आते हैं हम। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए किस संस्थान को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है भेल, ठीक है, आपको पता होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि किसको मिला है भाई। देख पा रहे हैं आप, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 मिला। केवल इतना ही काम का है हमारे। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर बी सेल। ठीक है, सेल को मिला है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, जो एनवायरमेंट में जो समस्या आती है उद्योगों के कारण उसको कम करने के लिए, ठीक है, अपने स्तर पर कम करने के लिए सेल को यह सम्मान या ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी गई है। इन खेलों में कौन कौन शामिल है? कूट वाला प्रश्न है। ऑप्शन है गतका, कलारियपट्टू, थांगता और मलखंब। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं किसको किसको शामिल किया गया है। हरियाणा में अभी आपको पता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है चौथा वो आयोजित होने वाला है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं स्वदेशी खेलों को बड़ा प्रोत्साहन। खेल मंत्रालय ने गतका, कलारीपयट्टू, थांगता और मलखंब को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल कर लिया है। ठीक, ये मलखंब है, याद रखिए। ठीक, तो चारों को ही शामिल किया गया है। गतका को भी शामिल किया गया, कलारीपट्टू को भी शामिल किया गया, थांगता को भी और मलखंब को भी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के रिवीजन सेशन में। आज के रिवीजन सेशन में हमारा टॉपिक होगा चर्चित पुस्तकें और निधन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। चलिए पहला प्रश्न है आगाज़-दिया त्रैमासिक पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन है परदेशी राम वर्मा, संजय अग्रवाल, होमेश कांत साहू या अविनाश पाठक। तो याद रखिएगा आगाज़-दिया जो है वो एक त्रैमासिक पत्रिका है और इसके संपादक है परदेशी राम वर्मा। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, आपको पता होगा। ठीक, परदेशी राम वर्मा का नाम आप साहित्यों में पढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है तीसरे पहलू का सच पुस्तक की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रियंका मोटवानी, प्रियंका कौशल, प्रिया नामदेव या सरला शर्मा। तो याद रखिएगा तीसरे पहलू का सच बहुत ज्यादा चर्चा में रही पुस्तक है और इसकी लेखिका है कौन? प्रियंका कौशल जी। ठीक, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी हिंदी अंग्रेजी बातचीत कोश पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें हिंदी छत्तीसगढ़ी के साथ अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है, यानी 3 भाषाओं में ये जो पुस्तक है ये जो डिक्शनरी है वो उपलब्ध है। तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्यारेलाल गुप्त, सुरेंद्र दुबे, महावीर अग्रवाल या सुरेंद्र शर्मा। तो याद रखिएगा महावीर अग्रवाल जी जो है उन्होंने लिखा है ये छत्तीसगढ़ी हिंदी अंग्रेजी बातचीत कोश। अगला प्रश्न है नित्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति पुस्तक की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमलता बेहार, पूर्णश्री राउत, अपराजिता आडवाणी या पूनम शर्मा। तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। नित्य शास्त्र पौराणिक उत्पत्ति इस पुस्तक की रचयिता कौन? पूर्णश्री राउत जी। और पूर्णश्री राउत का संबंध है ओडिसी नृत्य से। ठीक, अगला प्रश्न है वन अधिकार नई आशाएं पुस्तक किस विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शन है वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, औषधि एवं पादप बोर्ड, समाज कल्याण विभाग। तो याद रखिएगा वन अधिकार नई आशाएं इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है श्रीमती शशि प्रभा देवी का संबंध था। ठीक है, ये निधन से बेसिकली प्रश्न है ना। ऑप्शन है आपके पास कोरिया रियासत से, सरगुजा रियासत से, राजनांदगांव रियासत से या कवर्धा रियासत से। तो याद रखिएगा श्रीमती शशि प्रभा देवी जो थी
वो कोरिया रियासत की राजमाता थी। ठीक, इनका संबंध कौन सी रियासत से है? कोरिया रियासत से है। अगला प्रश्न है, श्री महेंद्र बहादुर सिंह का संबंध था, ऑप्शन है आपके पास खल्लारी से, सरगुजा रियासत से, राजनांदगांव से या फिंगेश्वर से। आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ के पहले प्रोटेम स्पीकर स्वर्गीय श्री महेंद्र बहादुर सिंह, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक, और इनका संबंध था फिंगेश्वर जमींदारी से। ठीक है, फिंगेश्वर एक जमींदारी क्षेत्र हुआ करता था, वहीं से संबंधित हैं श्री महेंद्र बहादुर सिंह जी। अगला प्रश्न है, श्री भैयालाल हेड़ाऊ का संबंध किससे था? ऑप्शन है लोक कला से, साहित्य से, चिकित्सा से या मिट्टी कला से। तो याद रखिएगा भैयालाल हेड़ाऊ जी जो हैं वो चंदैनी गोंदा से संबंधित थे। ठीक है, चंदैनी गोंदा आपको पता होगा लोक कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक, तो इनका संबंध किससे है? लोक कला से। ठीक है, इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म में काम भी किया है। चलिए अगला प्रश्न है, श्री हीराराम मरकाम किस पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन है भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ मुक्ति पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बीजू जनता दल। तो याद रखिएगा श्री हीराराम मरकाम जी का संबंध था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, ये इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, श्री तुषार कांति बोस का संबंध था, ऑप्शन है लोक कला से, पत्रकारिता से, चिकित्सा से या मिट्टी कला से। तो ये प्रश्न है आज आपका ब्रेन बूस्टर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि तुषार कांति बोस जी का संबंध किस क्षेत्र से था। तो ये थे हमारी समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े 10 प्रश्न और छत्तीसगढ़ के रिवीजन सेशन से जुड़े हुए 10 प्रश्न। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कॉमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।